फ्रांस का शहर पेरिस, जो कि सिटी ऑफ लव और सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से मशहूर है, इस शहर के 5 स्टार होटल में एक फिल्म ड्रामा अवार्ड शो की तकरीब मुनक्किद हो रही थी। पूरा होटल चमक दमक रहा था। सबसे पहली सफ में एक आदमी शहीर बेजारी से बैठा था और आधी ढकी हुई अजीबो-गरीब ड्रेसेस पहने लड़कियों को देखकर उकताहट महसूस कर रहा था। हाय क्यूट बॉय, एक 40 साला औरत ने पास आकर कहा और उसके साथ बैठ गई। तुम अगर 40 के होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती, वो औरत बोली तो शहीद ने नागवारी से उसे देखा। हमारा एज डिफरेंस इतना ज़्यादा भी नहीं है। यास्मीन मलिक, नेक्स्ट मंथ में 28 का हो रहा हूँ। मेरे लिए उम्र मैटर नहीं करती, मगर एक बात कहूँ, अगर आप 20 की भी होती तो कभी मेरी पसंद ना होती, वो तल्ख लहजे में बोला। औरत बदमज़ा होकर उठ गई। शहीद ने गहरा सांस भरा और मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। फिर अवार्ड शो शुरू हुआ तो वो सपाट चेहरे के साथ देख रहा था। बेस्ट एक्टर और बेस्ट सिंगर के अवार्ड्स दिए गए और वो अवार्ड लेकर कुछ देर बाद वहाँ से उठकर चला गया। अपने होटल रूम में आकर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो उसका मोबाइल बजने लगा। उसने नंबर देखा तो उसकी माँ का था। उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान को लगाया। यस मॉम, कॉन्ग्रेचुलेशन माय सन। दूसरी तरफ से सूबिया खान ने कहा, थैंक्स मॉम, मगर ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। वो सपाट लहजे में बोला, तुम बहुत ही नाशुक्रे हो। पता है मेरी सब फ्रेंड्स आहें भर रही हैं कि काश उनका बेटा शहीर खान जैसा होता, जो अपना बिजनेस भी मैनेज करता है और एक्टर सिंगर भी है। सूबिया खान ने गुस्से से कहा, मॉम मुझे खाना खाना है, फिर बात करता हूँ, उसने कहा और फ़ोन काटकर मोबाइल सोफे पर उछाल दिया। अगले दिन वो पाकिस्तान पहुंचा और एयरपोर्ट पर उसके चाचू इबाद उसे लेने आए। हाय मेरी जान, इबाद ने उसका माथा चूमते हुए कहा। फिर वो दोनों बातें करते हुए बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह इबाद उसके कमरे में आया। यार चाचू, आप शादी के लिए क्यों नहीं मानते? 35 साल के होने वाले हैं। वो इबाद की गोद में सर रखते हुए बोला, ये सवाल तो मैं भी पूछ सकता हूँ, तुम क्यों नहीं करते हो शादी? तुम भी तो 28 साल के होने वाले हो। तुमसे छोटे जासिम और आसिम की अगले महीने शादी है। यार मुझे सिर्फ सुकून चाहिए और उसकी तलाश में भटक रहा हूँ। जिस दिन वो मिल गया उस दिन शादी भी कर ही लूँगा। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा चलो जल्दी करो, तुमने मेरे स्कूल जाना है। मैंने आज एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है भैया के साथ। तुम जाकर मेरे स्कूल में सब देख लेना। इबाद ने कहा तो वो चुपचाप उठकर तैयार होने चला गया। कुछ देर बाद वो स्कूल आया और ऑफिस में बैठा मैगज़ीन पकड़कर उसके सफ़हात आगे पीछे कर रहा था और बाहर असेंबली हो रही थी। फिर कौमी तराने के बाद एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी जो कि सब बच्चों से सलाम ले रही थी। वो थोड़ा सा खंकारी, जी बच्चों, तो आज का मेरा टॉपिक है दिलों के सुकून और इत्मीनान पर। उसकी बात पर शहीद चौंका और फिर उठकर खिड़की के पास आ गया। उसने झांक कर देखा तो एक निकाबपोश लड़की थी जिसने कंधों पर चादर ओढ़ रखी थी। वो बोल रही थी और शहीर साकित और जामिद सा उसे सुन रहा था। अल्लाह ताला का फरमाने आली मकाम है कि दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। यहाँ जिक्र से मुराद सिर्फ तस्बीहात नहीं है, बल्कि हर अच्छा अमल शामिल है। नमाज पढ़ें तो दिल में सकीनत उतरेगी, रोज़ा रखें तो तक़वा पैदा होगा, ज़कात सदक़ात दें तो दूसरे से हमदर्दी का जज्बा पैदा होगा, गरीब मिस्कीन और राह चलते लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ तो दिल को राहत मिलेगी। तो गोया हर नेकी का काम अल्लाह का जिक्र है। वो बोलती जा रही थी और शहीर का दिल उसके मसहूर कुन अंदाज पर धड़क रहा था। फिर उसने अपना लेक्चर ख़त्म किया और स्टाफ रूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर में शहीर की तमाम स्टाफ मेंबर्स के साथ मीटिंग थी। वो स्कूल के रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहा था। फिर मीटिंग से फारिग हुआ तो फाइल्स इकट्ठी करती हुई कोमल के पास चला आया। मिस कोमल, उसने पास आकर पुकारा। कोमल चौंक कर मुड़ी और हैरत से उसे देखने लगी। वो उसकी गहरी स्याह आंखों में डूबकर बोलना ही भूल गया। आप मुझे सुकून को तलाश करने में मदद करेंगी? बिलाखिर उसने पूछ ही लिया। कोमल ने गहरा सांस भरा। मिस्टर, अगर आपको सुकून की तलाश है तो किसी मस्जिद या मदरसे में जाइए और किसी कारी या आलिम से पूछिए। कोमल ने सर झटक कर कहा, नहीं, मुझे आपसे ही मदद चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इसकी फ़ीस भी अदा कर सकता हूँ। शहीर ने ज़िद्दी अंदाज में कहा, बड़ी अजीब इंसान है आप। मुझे आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं करनी और अपने पैसे संभाल कर रखें अपने पास। मुझे जितने की ज़रूरत है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा लेती हूँ। वो नागवारी से बोली और फिर तेज़ी से वहाँ से निकल गई।
शहीर ने लब भींच लिए। तुम्हें करना होगा जैसा मैं चाहूँगा, क्योंकि शहीर खान को अपनी हर जिद पूरी करनी आती है, वो दिल में ही बोला और फिर चश्मा लगाकर वहाँ से निकलता चला गया। शहीर ने अरसलान के ट्यूटर को बाहर गेट पर ही रोका। कितने पैसे लेते हो ट्यूशन देने के? शहीर ने पूछा। सर जी 10,000 रुपये, ट्यूटर बोला। शहीर ने जेब से 20,000 निकाल कर दिए तो वो सवालिया नज़रों से देखने लगा। ये अरसलान को ट्यूशन ना देने के पैसे हैं, हर महीने मिल जाएंगे, बस अब अंदर जाकर अलविदा बोल दो। ट्यूटर ने हैरानगी से देखा, फिर सर झुटक कर अंदर चला गया। कुछ देर बाद हुमा के तेज तेज बोलने की आवाज़ पर शहीर लाउंज में आ गया। क्या हुआ भाभी? देखो ना शहीर, ये ट्यूटर साहब फरमा रहे हैं कि कल से ट्यूशन देने नहीं आ पाएंगे। हुमा तपी। अरे तो फिर क्या हुआ, आप खुद पढ़ा लेना, शहीर ने कहा। मुझसे पढ़ता कब है ये नलायक? हुमा झुल्लाई। ओहो, अच्छा चलो, अब इस पे तो न चिल्लाएं, तुम जाओ यार, शहीर कहता हुआ ट्यूटर की तरफ मुड़ा। वो सर हिलाकर बाहर निकल गया। अरसलान की एक टीचर है कोमल, वो बहुत अच्छी तरबियत करती है और फिर अरसलान की फेवरेट भी है, इसको जॉब की ऑफर कर दो, शहीर ने कहा। यस मॉम, शी इज़ वेरी नाइस गर्ल, मैं इनसे ही पढ़ूंगा, अरसलान ने पुरजोश अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, मैं कल ही जाकर बात करती हूँ, हुमा ने कहा। शहीर इत्मीनान से मुस्कुरा दिया। फिर अगले दिन ही जाकर शहीर के साथ उन्होंने कोमल से बात की तो कुछ तजब्जुब के बाद उसने आने के लिए हामी भर ली। शहीर दिल ही दिल में बहुत एक्साइटेड हो गया। अगले दिन कोमल ने अरसलान को पढ़ाने के लिए हामी भर ली थी और फिर काफ़ी दिनों से पढ़ाने आ रही थी, मगर शहीर से मुलाकात नहीं हो पाई थी। और आज वो अंदर दाखिल हुआ और कोमल के ऐन सामने सोफे पे बैठ गया। कैसा जा रहा है अरसलान पढ़ाई में? शहीर ने उसे नज़रों के हिसार में लेते हुए पूछा। जी बहुत अच्छा, वो उसकी नज़रों की बेबाकी से नज़रें झुकाकर बोली। हमें भी कुछ बता दें ऐसा कि हम भी सुकून पा सकें, वो हौले से बोला। कोमल ने झल्लाकर लब काट लिए। अरसलान बेटे, आपका काम हो गया है तो मामा से कहिए जाकर कि मैम को चाय पानी पिलाएं, शहीर ने कहा। इससे पहले कोमल उसे रोकती, वो वहां से भाग गया था। शहीर ने टांग पे टांग चढ़ाकर उस पर नजरें गाड़ दीं। सो आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे कुछ बताएंगी कि सुकून की तलाश कैसे की जाती है? शहीर ने पूछा। तकवा से, वो हौले से बोली। मगर उस दिन तो आप अल्लाह के जिक्र में कह रही थी, शहीर ने कहा। अपनी नज़रों को गैर महरम से बचा कर रखें, गुनाह की तरफ जाते कदमों को रोकें, तो ये तकवा है और तकवा सबब बनता है अल्लाह के जिक्र का। जब तक तकवा ना हो तो इबादत में लज्जत नहीं आती और इबादत में लज्जत ही सुकून का बायस है। वो सर झुका कर बोली। मुझसे शादी करेंगी? शहीर ने उसे नज़रों के हिसार में लेकर पूछा। कोमल ने एक झटके से सर उठाया और उसकी आंखों में नागवारी थी। फिर वो एक झटके से खड़ी हो गई। आप अपनी हद में रहें मिस्टर शहीर, वो तल्ख लहजे से बोली। फिर वो तेजी से बाहर निकल गई। शहीर भी तेजी से उसके पीछे भागा। रुकिए मिस कोमल, शहीर ने चिल्लाकर कहा। कोमल रुकता गई मगर मुड़ी नहीं। मैंने एक सिंपल बात की है अपनी शादी की और पेरेंट्स को भेजना चाहता हूँ और आप तो इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं, शहीर ने पास आकर कहा। मिस्टर शहीर, आपके किरदार के हल्केपन को पूरा मीडिया बयान करता है। कपड़ों की तरह लड़कियां चेंज करते हैं आप, और बात मुझसे शादी की कर रहे हैं। मैं आपसे शादी क्यों करूं, जबकि मैं भी अपने लिए एक बाकिरदार मर्द चाहती हूं, वो तल्ख लहजे से बोली। मीडिया का क्या है, वो जरा सी बात का इश्यू बना देते हैं, शहीर ने लब काटते हुए कहा। धुआं ऐसे ही नहीं उठता मिस्टर शहीर, आग हो तो धुआं उठता है। और आप शादी करना चाहते, ये आपका फैसला है जिसका शरीयत आपको हक देती है, मगर मैं भी उसी शरीयत को मानती हूँ। मुझे भी शरीयत अपने लिए एक बेहतर फैसले का हक देती है और आइंदा से मुझसे ये बात मत कीजिएगा, वो तप कर बोली और फिर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलती चली गई। पीछे खड़े शहीर को अपनी आंखों में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। वो वहाँ से निकला और सीधा क्लब पहुंचा और उसने वहाँ जाते ही वाइन मंगवाई और फिर वो पीता चला गया, यहाँ तक कि पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया। फिर ड्राइवर के साथ वो घर पहुंचा और लड़खड़ाते कदमों से वो अंदर दाखिल हो रहा था कि लाउंज में बैठा इबाद उसे देखकर चौंक गया। ये सब क्या है शहीर? इबाद ने कमरे में जाते ही पूछा। वो सुर्ख आंखों से इबाद को देखने लगा। चाचू, यहाँ दर्द हो रहा है मुझे, वो सीने पे हाथ रखकर लड़खड़ाते लहजे से बोला। क्यों हो रहा है दर्द? और तूने इस दर्द से निजात के लिए इस हराम मशरूब को पिया? अगर आगा जान को पता लगा तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, इबाद ने कहा। चाचू यार, क्या करता मैं, वो मेरे हवासों पे छाती जा रही है
और मैंने उसे भुलाने के लिए ये सब किया, मगर वो मुझे और भी याद आ रही है। उसकी आंखों की नफरत मुझे घायल कर रही है। पता है आपको, वो मीडिया की बातों को सच मानती है और उसे लगता है मैं कैरेक्टरलेस हूँ, वो उठते हुए बोला। इबाद ने हैरत से उसे देखा। वो शहीर को जानता है कि वो कभी भी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं रखता। लड़कियां उसकी तरफ बढ़ती तो वो उनसे दूर ही भागता था, मगर इसके बावजूद वो मीडिया में बदनाम तरीन इंसान था, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब से उसे प्यार में धोखा मिला था, वो तो शादी प्यार के नाम से भी भागता था, और आज उसकी लाइफ में फिर से कोई लड़की आई थी, और वो उसके हवासों पे इस कदर छाई थी कि उसे भुलाने के लिए वो ड्रिंक तक कर बैठा था। अगली सुबह सब लोग लिविंग रूम में बैठे शहीर का इंतजार कर रहे थे। आगा जान इधर से उधर चल रहे थे और उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। आज सुबह से लोगों के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। शहीर के ड्रिंक होकर रात को हंगामा करने का वीडियो पूरी दुनिया देख रही थी। कुछ देर बाद शहीर नीचे उतरा और उसके पीछे इबाद भी था। गुड मॉर्निंग, खैरियत है? शहीर ने हैरत से पूछा। आगा जान ने कुछ कहने के बजाय टीवी ऑन कर दिया। शहीर ने वीडियो देखकर लब भींच लिए। तुमने कसम खा रखी है हमें जलील करने की। हर दूसरे दिन तुम न्यूज़ की जीनत बने होते हो, और इस बार तो हद कर दी तुमने, शराब पीकर हंगामा किया, आगा जान ने धाड़ कर कहा। आगा जान, ये शहीद ने परेशानी में ये सब किया, इबाद ने आगे बढ़कर कहा। ये सब तुम्हारी शय है, तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा इतना बदतमीज़ और बागी होता जा रहा है। सोबिया खान ने कहा तो इबाद लब भींच गया। दफ़ा हो जाओ तुम दोनों मेरी नज़रों के सामने से, आगा जान ने गुस्से से कहा तो शहीर और इबाद बाहर लॉन की तरफ आ गए। और इबाद तो आकर चेयर पे बैठ गया, मगर शहीर मुस्तरिब सा इधर उधर फिर रहा था। शहीर बस कर, ये कौन सा पहली मर्तबा हुई है बेइज्जती? इबाद ने कहा। यार चाचू, मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ। तो फिर? इबाद हैरान हुआ। यार चाचू, वो तो पहले ही भागती है मुझसे और कैरेक्टरलेस समझती है, और ऊपर से ये कारनामा अंजाम दे दिया मैंने। वो क्या सोचेगी मेरे बारे में अब? और भी नफरत करेगी। वो सर पकड़कर बोला, एक बात बता मुझे, ये लड़की है कौन जिसकी नाराजगी द सुपरस्टार शहीर खान को बेचैन कर रही है? इबाद ने हैरत के पूछा। वक्त आएगा तो बता दूंगा, शहीर ने टालते हुए कहा। इबाद गहरा सांस भरकर सर हिलाकर रह गया। कोमल लॉन्ज रूम में बैठी अरसलान का वेट कर रही थी कि इसी असना में शहीर अंदर दाखिल हुआ। हाय मिस कोमल, शहीर ने मुस्कुराकर कहा। कोमल ने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। फिर अरसलान अंदर आया तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई, मगर शहीर की बेबाक नज़रें वो अपने जिस्म के आर पार महसूस कर सकती थी, मगर वो इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर अरसलान को पढ़ाकर वो वापस चली गई और फिर रोज़ ही वो अपने टाइम पे आती और चली जाती थी, मगर शाहिर की मानी खेज बातों और हरकतों से वो बहुत झुल्लाहट महसूस करती थी। आज उसको पढ़ाते हुए 1 हफ्ता हो गया था। आज फिर वो अपने टाइम पे आ गई थी और अरसलान को पढ़ा रही थी, और शाहिर आज नहीं आया था तो बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। कुछ देर बाद मेड जूस देकर गई थी, तो उसने जूस पकड़ा ही था कि अरसलान का हाथ जोर से लगा और जूस कपड़ों पे छलक गया। ओहो, आई एम सॉरी मैम, अरसलान जल्दी से बोला। इट्स ओके बच्चे, चलें, आपको अपने रूम में ले जाता हूँ, आप वहाँ साफ कर लें, अरसलान ने कहा। कोमल उठकर उसके साथ रूम में आ गई। फिर वो कपड़े साफ करके बेध्यानी में बिना निकाब किए बाहर निकल आई। फिर अचानक उसकी नज़र सामने शहीद पे पड़ी तो वो हड़बड़ाकर रुख फेर गई। फिर जल्दी से निकाब लगाकर वो बाहर निकल आई। शहीद घर आया तो सीधा लिविंग रूम की तरफ ही आ गया था, मगर वहाँ अरसलान और कोमल नहीं थे। उसने मेड से पूछा तो उसने बताया कि अरसलान के रूम में है, तो शहीद उधर ही चला आया। हाय माय स्वीट बेबी, शहीद ने अंदर आकर कहा। बुरी बात चाचू जान, सलाम लेना बेहतरीन आदाब में से होता है, अरसलान जल्दी से बोला। ओहो अच्छा, शहीद ने सर खजाकर कहा और फिर सामने काउच पे बैठ गया। कुछ देर बाद कोमल बेधयानी में बाहर निकली तो शहीर मबहूत सा उसके मासूमियत भरे मेकअप से मुबरा पाक चेहरे को देखता रह गया। वो जल्दी से रुख फेर कर नकाब लगाने लगी और फिर बाहर निकल गई। शहीर जल्दी से उसके पीछे भागा। मिस कोमल, लिसन टू मी, उसने पुकारा, मगर वो अनसुनी करती हुई बाहर निकल गई। मिस कोमल, प्लीज रुक जाएं। शहीर ने उसके पीछे बाहर आते हुए तेजी से उसके सामने खड़े होकर कहा, मेरा रास्ता छोड़िए मिस्टर, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ये बात फिर पूछ रहा हूँ। वो जल्दी से बोला, कोई ज़बरदस्ती है क्या? मैं आपसे पहले भी ना बोल चुकी हूँ और अब फिर से बोलती हूँ कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। वो झिलाकर बोली, मैं आपसे पूछता रहूँगा और एक ना एक दिन आप हाँ ज़रूर बोलेंगी, शहीद ने मुस्कुरा कर कहा।
ऐसा कभी नहीं होगा, वो नागवारी से कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। तो फिर जबरदस्ती भी शादी कर सकता हूँ आपसे? शहीर की आवाज पे वो चौंक कर मुड़ी। आप मुझे धमका रहे हैं? वो चिढ़कर बोली। बिल्कुल नहीं, हकीकत से आगाह कर रहा हूँ कि तुम मेरी चाह हो। या तो मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, या फिर मेरी मोहब्बत को मेरा जुनून और खुद को मेरी चाह से मेरी जिद मत बनाओ, शहीर ने संजीदगी से कहा। कोमल ने नागवारी से उसे देखा और फिर बिना कुछ बोले पलट गई। शहीर भी सर झटक कर अंदर आया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। कोमल घर पहुंची तो सामने बैठी सिद्रा को देखकर चौंकी। फिर वो इन्हें सलाम करती हुई मुंह हाथ धोने अंदर बढ़ गई। मुंह हाथ धोकर उनके पास आकर बैठ गई। फातिमा बहन, हमारा घराना बहुत इज्जतदार और मजहबी है, तो हमें बहू भी मजहबी टाइप चाहिए थी। तो उस दिन आपकी बेटी को देखा मिलाद शरीफ करते हुए तो मैं फिदाई हो गई। हम अपने बेटे हाशिम के लिए रिश्ता लेकर आई हैं। आप प्रोफेसर साहब से बात करके हमें बता दीजिएगा। सिद्रा की बात पे वो तीनों चौंक गई। फातिमा तो खुशी से रो पड़ी। कुछ देर में उनके वालिद प्रोफेसर अमजद आ गए थे और उनसे जब बात की तो उन्होंने बखुशी इस रिश्ते को कबूल कर लिया, क्योंकि हाशिम उनका स्टूडेंट भी रह चुका था और अब एक मदरसा चला रहा था। कोमल बेटी मेरे पास आइए, सिद्रा ने कहा। कोमल उठकर उनके पास आकर बैठ गई। अगर आपको मेरी बेटी का रिश्ता मंजूर है तो क्या मैं अंगूठी पहना दूं? सिद्रा ने पूछा। मामा, जैसा आप और बाबा चाहें, उसने सर झुकाकर कहा तो सिद्रा ने अपनी रिंग उतारकर उसके हाथ में पहना दी। बाओ, कंग्रेचुलेशंस, मेरी प्यारी सी बहन को वैसा ही हमसफर मिला है जैसा वो चाहती थी, मोमिना ने उसके गले लगते हुए कहा। फिर कुछ देर बैठने के बाद सिद्रा चली गई और सिद्रा की जाने के बाद आगा मैंशन से गाड़ी लेने आ गई थी तो कोमल भी आगा मैंशन जाने के लिए निकल गई। गाड़ी में बैठे वो अपनी हाथ की अंगूठी को देखने लगी तो उसकी आंखों के सामने हाशिम का चेहरा लहरा गया। कोमल के चेहरे पे शर्मगीन मुस्कुराहट तैरने लगी। गाड़ी आगा मैंशन के सामने रुकी तो कोमल अंदर की तरफ बढ़ ही रही थी कि सामने से आते शहीर से जोर से टकराई। इससे पहले वो जमीन बोस होती, शहीर ने उसके हाथ से पकड़कर उसे सीधा किया। मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर खान, वो तड़प कर अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। रिंग तो बहुत प्यारी है और काफ़ी महंगी भी लग रही है, शाहीर ने मुआयना करते हुए कहा। मेरी इंगेजमेंट रिंग है, वो जल्दी से बोली। शाहीर ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम मजाक कर रही हो ना? देखो, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है, शाहीर ने उसका हाथ सीने पे रखते हुए बेचैन लहजे से कहा। कोमल ने उसके सीने के पास अपना खुदवाया हुआ नाम देखा तो मुतवहिश हो गई और उसे देखकर लग रहा था कि अभी अभी खुदवाया गया है। कोमल ने तड़प कर अपना हाथ छुड़वाया और भागती हुई लिविंग रूम की तरफ आई और फिर खुद को संभालती वो अरसलान के पास आकर बैठ गई, मगर वो यकसुई से पढ़ा नहीं पा रही थी। उसका जहन भटक कर शाहीर की दीवानगी और इश्क की तरफ जा रहा था और उसे ये चीज़ परेशान कर रही थी कि एक गैर महरम ने ना सिर्फ उसे आज छू लिया था बल्कि वो खुद भी उसे छू चुकी है और फिर उसकी सीने पे खुदवाया नाम उसे मज़ीद परेशान कर रहा था। शाहीर ने कमरे की एक एक चीज़ तहस नहस कर दी थी। फिर वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ता ज़मीन पे बैठ गया। फिर आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगा। नहीं शाहीर खान, तुम हार नहीं मान सकते। मंगनी हुई है, टूट जाएगी और वो सिर्फ मेरी होगी, मेरी। वो दिल ही दिल में अज़्म करते हुए बोला, फिर मुंह हाथ धोकर लिविंग रूम की तरफ चला आया। कोमल ने उसे देखा तो उसकी आंखों में बेचैनी दौड़ने लगी। फिर वो उसके सामने वाले सोफे पे बैठकर उसे देखने लगा। कोमल बेचैनी से उंगलियां मुड़ोड़ने लगी। शहीद के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फिर अरसलान बॉक्स उठाकर बाहर निकला तो कोमल उठकर खड़ी हो गई तो शहीद भी उठकर खड़ा होकर चलता हुआ उसके सामने आया और फिर अपनी पॉकेट से रिंग निकाली और कोमल का हाथ पकड़कर रिंग उसकी उंगली में डाल दी। आज से अभी से तुम शहीद खान की मंगेतर हो। अगर तुम्हारे यहाँ ऐसे ही अंगूठी पहनाना मंगनी होता है तो लो, मैंने पहना दी है और अब से तुम मेरी मंगेतर हो, शहीद ने कहा। कोमल ने शश्तर अंदाज में उसे देखा और फिर तेजी से उसकी पहनाई अंगूठी उतारने लगी। ट्राई मत करो, ये अंगूठी तुम्हारे फिंगर के साइज से इतनी छोटी बनाई कि ये तुम्हारी उंगली में फंस जाए और उतरे ना, शहीद ने सीने पे हाथ बांधते हुए कहा। कोमल ने नम आंखों से उसे देखा और फिर भागती हुई वहां से निकल गई। कोमल ने घर आकर नीम गर्म पानी में ऑयल डालकर बमुश्किल रिंग उतारी और फिर रगड़ रगड़ कर हाथ धोने लगी और साथ वो रोए जा रही थी। किचन में दाखिल होती मोमिना ने उसे हैरानगी से देखा और फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। कोमल, क्या हुआ है हाथों को?
मोमिना ने परेशान होकर पूछा। मोमो, इस घटिया इंसान ने मेरे हाथ को पकड़ लिया था। देखो, मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे हाथ जल रहे हैं। मेरे हाथ को आज गैर महरम ने छू लिया है मोमो। मुझे लग रहा कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ है। वो फूट फूट कर रो दी। क्या हुआ कोमल, किसकी बात कर रही हो तुम? मोमिना ने पूछा तो वो सब बताती चली गई। दरवाजे पे खड़े प्रोफेसर अमजद और फातिमा भी फक चेहरे से उन्हें देख रहे थे। फातिमा, सिद्रा बहन को बुलवाइए और अब हम शादी में देर नहीं कर सकते, प्रोफेसर अमजद ने कहा और बाहर निकल गए। सब ठीक हो जाएगा, मोमिना ने उसे हौसला दिया तो वो सर इस बात में हिला गई। शहीर ने लिविंग रूम में कदम रखा तो अरसलान को पढ़ाती कोमल ने उसे एक नज़र देखा और फिर सर झुकाकर उसे समझाने लगी। मैम, मैं पानी पियाऊं? अरसलान ने कहा। कोमल ने एक नज़र शहीर को देखा। हाँ, पी लें जाकर, और प्लीज़ जल्दी आइएगा, कोमल ने कहा। उसके अंदाज पे शहीर के चेहरे को मुस्कुराहट आ गई। फिर अचानक उसकी नज़र उसकी खाली फिंगर पे पड़ी जहां कल उसने रिंग पहनाई थी। शहीर की मुस्कुराहट सिमट गई। हमारी मंगनी की अंगूठी कहाँ है? शहीर ने संजीदा लहजे से पूछा तो कोमल ने चौंक कर देखा और फिर हैंडबैग से रिंग निकालकर टेबल पे रख दी। शहीर के चेहरे पे गुस्से के तासुरात उभर आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये रिंग अपनी उंगली से उतारने की? शहीर ने गुस्से से कहा। अपनी हद में रहिए मिस्टर खान, और मेरी मंगनी हाशिम जी से हुई है और आपने एक ज़बरदस्ती रिंग मेरी उंगली में पहना दी, तो क्या आपको लगता मैं इस चीज़ को मान लूँगी? कोमल ने हिम्मत मुजतमा करते हुए सख्त लहजे में जवाब दिया। शहीर ने सुर्ख आंखें उस पे गाड़ दी और फिर उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। इस हाशिम जी को तो तुम्हारी जिंदगी से ऐसे निकाल दूंगा जिससे मक्खन से बाल निकालते हैं, वो मुस्कुराकर बोला। कोमल ने नागवारी से उसे देखा और फिर इससे पहले वो मजीद उसे जवाब देती कि अरसलान अंदर आ गया। कोमल सर झटककर उसे पढ़ाने में मसरूफ हो गई। कोमल बच्चे, कपड़े बदल लो। कोमल घर पहुंची तो फातिमा ने कहा। कोमल ने चौंक कर सवालिया नज़रों से देखा। वो सिद्रा बहन आ रही हैं, तो वो पहुंचने वाली होंगी, तो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, फातिमा ने कहा। तो कोमल सर हिलाकर अंदर बढ़ गई। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर आकर सिद्रा के पास बैठ गई। फातिमा बहन, बेटी को जो आपने तरबियत और हया का जेवर दिया है, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? और शादी जितनी सादी होगी उतनी ही बाबरकत होगी। तो हम नेक्स्ट फ्राइडे सादगी से निकाह करके ले जाना चाहते हैं अपनी बेटी को, सिद्रा ने कोमल को देखते हुए कहा। कोमल के चेहरे पे हया की सुर्खी छा गई और उसका दिल शुक्र अदा कर रहा था कि उसे एक ऐसा घराना मिल रहा था जो बिल्कुल उस जैसी सोच रखते हैं। फिर उन लोगों के जाने के बाद कोमल अपने रूम में आ गई और उसने सोच लिया था कि कल वो हुमा को बता देगी कि उसकी शादी है 10 दिन बाद, तो वो किसी और ट्यूटर का इंतज़ाम कर ले। अगले दिन जाते ही उसने हुमा से ये बात कही तो वो परेशान हो गई। अरे यार, अगर हो सके तो अपने शौहर की इजाज़त लेके मेरे बेटे को पढ़ाती रहना, तुम्हारी जैसी ट्यूटर मुझे नहीं मिलेगी। तुमने बहुत अच्छा मैनेज किया है। वो मिन्नत समाजत करने लगी। सॉरी आपी, मगर मैं नहीं आ सकती, मेरी मजबूरी है, वो बोली। अच्छा चलो ठीक है, ये लो तुम्हारी फ़ीस, हुमा ने उसे पूरी फ़ीस देते हुए कहा। नहीं, मेरे 10 दिन की फ़ीस बनती है, आप वही दे दीजिए। अरे कोई बात नहीं, तुम ये गिफ्ट समझ के रख लो अपनी शादी का, प्लीज़, हुमा ने कहा तो उसने चुपचाप पैसे थाम लिए। शहीर आज ऑफिस से आया तो अरसलान को कोई और शख्स पढ़ा रहा था। क्या हुआ? मैम कोमल कहाँ गईं? उसने बेचैनी भरे लहजे में पूछा। दरअसल उनकी शादी है 10 दिन के बाद, तो वो कल ही चली गई थी, मुझे बताकर गई थी, तो मैंने फिर आपस से कहकर उनके बच्चों को जो ट्यूटर पढ़ाता था वो लगवा लिया। हुमा की बात पे वो बेयकीनी से उसे देखने लगा और फिर एक झटके से वहां से मुड़ता तेजी से बाहर की जाने बढ़ता चला गया। उसने गाड़ी कोमल के घर के सामने रोकी और जल्दी से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोला और सीधा अंदर दाखिल हुआ तो वहां तख्ते पर एक औरत नमाज पढ़कर तस्बीहात कर रही थी और वो उसे देखते ही समझ गया था कि वो कोमल की माँ हो सकती है। कौन हो तुम? फातिमा ने मुतवहश अंदाज में पूछा। कोमल? उसने फातिमा को इग्नोर करते हुए कोमल को आवाज दी। मैं पूछ रही हूं, कौन हो तुम? आपका होने वाला दामाद, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। क्या बकवास है ये? फातिमा ने नागवारी से कहा। आपकी बेटी को अपने नाम की अंगूठी पहनाकर उसे कहा था कि वो सिर्फ मेरी है, मगर उसे भी लगा कि बकवास कर रहा हूं मैं।
मगर अब मैं आपको वार्न करने आया हूँ कि कोमल सिर्फ शहीर खान यानी कि मेरी है, तो परसों बारात भी मेरी ही आएगी। अभी फौरन हाशिम के घर फ़ोन करके आप शादी से मना करेंगी, या फिर परसों एक तमाशा होगा और पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। अचानक उसे किसी ने बाजू से पकड़कर खींचा और दूसरे पल उसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ लगा। उसने चौंक कर देखा तो चादर से मुंह छुपाए कोमल थी, जो गुस्से से उसे देख रही थी। थप्पड़ की वजह से शहीर के अंदर उबाल उठा, मगर इसने आंखें मीचकर खुद को कंट्रोल किया। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे घर आने की? वो चटक कर बोली। शहीर ने एक झटके से उसे पकड़ के दीवार के साथ लगाकर दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर उसका रास्ता मजबूत कर दिया। अगर मैं चाहूं तो यहां कुछ भी कर सकता हूं, मगर इश्क करता हूं तुमसे, और अपने इश्क को निकाह से पाकीज़ा करना चाहता हूं। इतनी बार तुम्हें प्रपोज किया, मगर तुमने हर बार रिजेक्ट किया। इसके बावजूद कभी तुमसे बदतमीजी जोर जबरदस्ती नहीं की, तो अब मुझे जबरदस्ती पे मजबूर मत करो। शहीद ने उसकी आंखों में देखते हुए जुनून भरे अंदाज में कहा और फिर एक झटके से वापस मुड़ गया। वो तीनों उसकी बातों पे फक चेहरे के साथ खड़ी थीं। फातिमा निढाल सी तख्त पे बैठ गई। कुछ देर के बाद प्रोफेसर साहब अंदर दाखिल हुए और उन्होंने सारी बात बताई तो वो भी परेशान हो गए। अब क्या करना है? फातिमा ने घबराए हुए अंदाज में पूछा। कोमल बेटा, आप मुझे उस लड़के के घर का एड्रेस बता सकती हैं? प्रोफेसर साहब ने पूछा तो कोमल ने उन्हें बताया तो वो एकदम से चौंक गए। आगा मेंशन की बात कर रही हैं आप? एकदम से प्रोफेसर ने पूछा। जी बाबा, क्या आप उन लोगों को जानते हैं? कोमल ने कहा तो वो लब भींच कर रह गए। अपने मोहसिन को कैसे भूल सकता हूँ बेटे, आपके दादा उनके यहाँ माली थे। हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, यहाँ तक कि मुझे पढ़ाने के पैसे तक नहीं, मगर आगा जान ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस मकाम तक पहुँचाया। और फिर मैं इस मकाम तक पहुँचा और मैं कराची यूनिवर्सिटी में जॉब करने लगा और फिर बरसों गुजरे। वापस आए तो कभी जाने का मौका ही न मिला अपने मोहसिन से मिलने का। प्रोफेसर साहब बोलते चले गए। मैं जानती हूँ कि आप मुझे बताते थे कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आप एक बार जाकर उस लड़के की शिकायत उनसे कीजिए कि वो हमारी बेटी को परेशान कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। फातिमा ने कहा तो उन्होंने पुरसोच अंदाज में सर हिला दिया। 2 दिन हो चुके थे और उसने घर जाकर जब कोमल से शादी करने की बात की तो सोबिया खान ने बहुत हंगामा किया। मैंने आप सबसे बोल दिया है कि मेरी शादी अगर होगी तो उसी से होगी, वरना मैं किसी से नहीं करूंगा, वो सर्द लहजे में बोला और वहां से निकलता चला गया। अगले दिन उसे इबाद ने फ़ोन करके बताया कि उसके रिश्ते के लिए बातचीत चल रही है। वो घर पहुंचा और दंदनाता हुआ लाउंज में आया, जहां पर उसके रिश्ते के लिए बातचीत चल रही थी। मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं कोमल से शादी करना चाहता हूं, तो आप लोग वहां पर रिश्ता लेकर जाएंगे कि नहीं? उसने सर्द लहजे में पूछा। मैं वहां हरगिज रिश्ता नहीं लेकर जाऊंगी। अरे मेरे भी अरमान है कि मेरे बेटे की शादी किसी अमीर घराने में हो। मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों को मुंह नहीं लगाती। वो तनक कर बोली तो आगा जन ने नागवारी से उन्हें देखा। बहू, कभी कभार इस तरह की बात कर देती हैं कि हमारे दिल को बुरी तरह चुभती है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमें ये सब पसंद नहीं। और बाकी रही बात शहीर उस बच्ची के घर रिश्ता लेकर जाने की, तो उसका बाप मेरे पास आया था। वो हमारे यहाँ के माली के बेटे की बेटी है और मैं उस शख्स की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि उसने अपना एक मकाम हासिल किया है। तुमने वहाँ जाकर हंगामा बर्पा किया, उसके बावजूद वो तहम्मुल से आकर मुझसे बात करके गया। तुम अगर उस लड़की से मोहब्बत करते हो तो उसकी इज्जत भी करना सीखो। इस तरह जाकर बेइज्जत कर रहे हो उसे। मोहब्बत का सबसे पहला उसूल होता है कि अपने महबूब की इज्जत की जाए। आगा जान तल्ख लहजे में बोलते चले गए। मैं इसकी बहुत इज्जत करूंगा, बस आप इसे मेरा बना दीजिए। मैं कसम खाता हूं कि हर बुरा काम छोड़ दूंगा। वो आगा जान के कदमों में बैठते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता। उस बच्ची की शादी में चंद दिन बाकी हैं और तुम मुझे अब ये बात बता रहे हो? अगर उसका रिश्ता तय ना हुआ होता तो फिर इसके बारे में सोचा भी जा सकता था। भूल जाओ उस लड़की को। इसके अलावा तुम जिससे कहोगे मैं उससे तुम्हारी शादी करवाऊंगा। आगा जान तल्ख लहजे में बोले, ठीक है फिर, अब इस घर से मेरा जनाजा ही उठेगा उसकी डोली उठने से पहले। वो सफाकी से बोला और फिर एक झटके से मुड़कर चला गया। अगले दिन वो फिर से कोमल के घर के सामने मौजूद था और उसकी बेताब निगाहें ऊपर खिड़की की जानिब लगी हुई थीं। वो उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब सा खड़ा था और कोमल की सास उसे माइयों का जोड़ा पहना कर गई थी। शादी तो सादगी से ही होनी थी, मगर उसकी सास का अरमान था कि वो अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करे।
वो येलो और ग्रीन कलर के शरारे में बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ देर के बाद उसे घबराहट सी महसूस हुई तो वो उठकर खिड़की के पास आई तो बाहर खड़ी वैगन से टेक लगाए खड़े शहीर को देखकर ठिठक गई। वो उसे यकटक देखता थोड़ा खिड़की के पास आया तो वो पलटने लगी। प्लीज़ एक बार बात सुन लो, अगर तुमने ना सुनी तो मैं पूरी रात यहीं पर खड़ा रहूंगा, वो उससे पुकारते हुए बोला। तो कोमल ने घबराकर इर्द गिर्द देखा और फिर उस सर फेरे को। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज़ आप इस वक्त घर वापस जाइए और दोबारा यहाँ पर मत आइए। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, कोमल तपकर बोली। जब तक आप नीचे आकर मेरी बात नहीं सुनोगी मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। आपको जो करना है कीजिए, उसकी बात के जवाब में गुस्से से बोली और विंडो बंद कर दी। अंदर चली गई। कपड़े चेंज किए बगैर वो सोने के लिए लेटी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपने साथ लेटी हुई मोमिना को देखा और फिर बाहर गरजते बादलों की आवाज़ सुनकर वो उठकर खिड़की के पास आई तो बाहर जनवरी की पहली बारिश हो रही थी और वो शख्स बारिश में खड़ा था। कोमल को झुरझुरी सी आई और वो घबराकर वापस पलटी तो मोमिना बैठी हैरत से देख रही थी। क्या हुआ कोमल, तुम ठीक हो? मोमिना ने पूछा तो कोमल अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। मोमिना तो उसके यूं रोने पर परेशान हो गई। वो शख्स बाहर है, पिछले 2 घंटों से बारिश में भीग रहा है, पागल इंसान। वो हिचकियों के बीच बोली तो मोमिना भागती हुई खिड़की के पास आई और वीगन के बोनट पे बैठे शहीर को देखकर ठिठक गई। फिर तेजी से उसके पास आई। तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मरता है तो मरने दो, मोमिना ने कहा तो वो तड़प ही उठी। कैसी बातें कर रही हो तुम, किसी माँ का बेटा है वो, कोमल ने तड़प कर कहा तो वो नागवारी से सर झटक गई। प्लीज़ प्लीज़ तुम आगा मेंशन फ़ोन करो, वो जल्दी से बोली। मैं तो हरगिज़ नहीं करूँगी, उसे अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मोमिना ने सपाट लहजे में कहा। ठीक है, तुम कुछ नहीं करना चाहती ना, मैं खुद जाऊंगी उसके पास अब बाहर, वो अपनी भीगी आंखों को साफ करते हुए बोलती बाहर की जानिब बढ़ने लगी तो मोमिना ने उसका हाथ थाम लिया। तुम बहक रही हो कोमल, तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि वो एक गैर महरम है तुम्हारे लिए, शैतान तुम्हें वरगला रहा है, मोमिना संजीदगी से बोली तो वो बेड पे बैठी सर झुकाए फूट फूट कर रो दी। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं आगा मेंशन फ़ोन कर देती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं, मोमिना ने कहा और फिर उसके मोबाइल से आगा मेंशन का नंबर निकालकर मिलाने लगीं। इबाद अभी बाहर से आया था और लाउंज में बैठा हुआ ऑफिस का काम कर रहा था कि पास पड़े पीटी सेल की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाकर कान को लगाया। हेलो, दूसरी तरफ से एक मुतरन्नम सी आवाज़ सुनाई दी। जी कौन? इबाद ने चौंक कर पूछा। जी मिस्टर शहेर इस वक्त हमारे घर के सामने बारिश में भीग रहे हैं, प्लीज़ आकर उसे ले जाइए, दूसरी तरफ से तल्ख लहजे में कहा गया तो वो जल्दी से सीधा होकर बैठ गया। कहना क्या चाहती हैं आप? शहेर आपके घर के सामने क्या कर रहा है? वो तेज़ लहजे में बोला। मेरी बहन कोमल के इश्क में पागल हुए यहाँ बैठे हुए हैं और किसी तरह चाहते हैं कि वो उनसे बात कर ले, मगर ना कोमल चाहती है और ना ही मैं, तो इसीलिए अपने ढीठ भाई या जो भी लगता उसे ले जाइए। एड्रेस आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिए, वो लड़की हनूस पाट लहजे में बोली और फिर एड्रेस बताकर कॉल काट दी। वो तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ा और 10 मिनट में वो वहाँ पहुँचा तो शहीर बोनेट पे लेटा हुआ था। पागल आदमी उठ, वो पास जाकर बोला, मगर वो टस से मस न हुआ। इबाद चौंक गया और फिर उसे जोर से हिलाया तो वो बेहोश था। वो लब भींचकर खिड़की से देखती लड़कियों को देखने लगा। उसे इंतहा का गुस्सा आया, मगर फिलहाल उसे शहीर को हॉस्पिटल लेकर जाना था। वो उसे जल्दी से अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर आया। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी थी। ट्रीटमेंट के बाद उसकी हालत सुधर गई और सुबह फजर के बाद जाकर उसे होश आया था, मगर उसे नमोनिया की शिकायत हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसे क़य आ रही थी और उसकी हालत मज़ीद बिगड़ती ही जा रही थी। उसकी हालत देखकर इबाद का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ज़रा भी प्यार नहीं है शहीर, उस लड़की को तुम्हारे होने न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मर भी जाओगे ना, तब भी वो तुम्हें देखने तक नहीं आएगी। पता है, अधमरे हुए थे जब उठाकर लाया इनके घर के सामने से, और इनमें से किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि तुम्हें बाहर आकर देख लें। इबाद तल्ख लहजे में बोला, मैं उसके सामने मर जाऊंगा, मगर अपने प्यार का यकीन ज़रूर दिलाऊंगा। वो खोए खोए अंदाज में बोला तो बाहर खड़े आगा जान ने ज़ोर से लब भींच लिए। फिर वो अंदर दाखिल हुए तो इबाद उन्हें देखते ही उठकर खड़ा हो गया। शहीर का हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद वो इबाद को लेकर बाहर निकले।
हमें प्रोफेसर के घर ले चलो, हम वहाँ जाकर कुछ बात करना चाहते हैं। आगा जान ने कहा तो इबाद ने हैरानी से देखा, मगर बिना कुछ बोले वो उनको लेकर उनके घर आ गए। वहाँ आकर आगा जान ने प्रोफेसर के सामने हाथ जोड़ते हुए कोमल का हाथ मांगा। नामुमकिन, मैं ये नहीं करूँगा। मेरी बेटी की कल बारात है और आज आप अपने पोते का रिश्ता लेकर आए हैं, और पोता भी वो जिसकी रेपुटेशन इतनी गंदी है। मैं ये नहीं कर सकता। वो तल्ख लहजे में बोले तो इबाद ने जोर से मुट्ठियां भींच लीं। अपनी बेटियों को संभाल कर रखना था ना, क्यों घर से बाहर निकाला था? दूसरे मर्दों को पहले माइल करती हैं, फिर छोड़कर चली जाती हैं। अब एक बात आप लोग कान खोल कर सुन लें। मेरे बाबा ने यहाँ आकर हाथ जोड़कर आपसे रिश्ता मांगा था, मगर आपने भी अपनी बेटी की तरह इनकार किया है। लेकिन अब हम अपनी जिद पर अड़ चुके हैं। कल यहाँ पर शहीर खान की बारात ज़रूर आएगी, और रहा वो आपका ना होने वाला दामाद हाशिम, वो कल यहाँ कभी नहीं पहुँचेगा। ये मेरा आपसे वादा है। आबाद उखड़े हुए अंदाज में बोला तो प्रोफेसर साहब का रंग मुतगैर हो गया। ये क्या बात कर रहे हो? इस तरह रिश्ते थोड़ी होते हैं। आबाद आगा जान ने नागवारी से कहा, बाबा आपने देखा ना, ये लोग किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। मेरे शहीर को क्या से क्या बनाए जा रहे हैं। अब बस बहुत हो गया, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रोफेसर साहब, ये हमारा हतमी फैसला है कि कल बारात शहीर की आएगी। या तो आप लोग बड़े डिसेंट अंदाज से हाशिम की फैमिली से माजरत कर लीजिए, वरना दूसरे तरीके भी हमें आते हैं। अगर अपनी ज़ात का तमाशा नहीं बनाना चाहते तो हमारे इस रिश्ते को कबूल कीजिए। इबाद बोलता जा रहा था और प्रोफेसर अमजद के चेहरे का रंग बदलता ही जा रहा था, और वो जानते थे कि आगा फैमिली के सामने वो वाकई कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने झुकने का फैसला कर लिया। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, अब आज से हम लोग रिश्तेदार बन चुके हैं। इबाद खान ने बिस्किट की प्लेट प्रोफेसर साहब के आगे करते हुए कहा तो उन्होंने चुपचाप बिस्किट उठा लिया। किचन में खड़ी मोमिना ने नफरत से उस शख्स को देखा जिसकी वजह से उसके बाबा सर झुकाए नढाल से बैठे थे। शहीर को जब पता चला कि कल उसकी बारात जानी है तो वो खुशी से पागल ही हो गया था। वो लोग मान कैसे गए? अरे उससे तुम्हें क्या, तुम आम खाओ, गुटलियां क्यों गिन रहे हो? इबाद ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी धीमा सा मुस्कुरा दिया। वो दुल्हा बना खुद को आईने में देख रहा था कि जब इबाद अंदर दाखिल हुआ। वाह भतीजे, क्या लग रहे हो? इबाद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो फाइनली मेरी होगी, मेरे पास होगी चाचू, आई एम सो एक्साइटेड, वो आंखें मीच कर बोला। अब्बास ने उसे गले लगा लिया। एक बात याद रखना, पूरी दुनिया से लड़कर लेकर आ रहे हो, उसका हमेशा मान रखना, कभी उसको दुख मत देना, इबाद ने कहा तो वो सर इस बात में हिला गया। फिर कुछ देर में बारात कोमल के घर पहुंची तो सूबिया खान नागवारी से इर्द गिर्द देखने लगी। कुछ देर बाद शहीर और कोमल का निकाह हो चुका था और कोमल रुखसत होकर आगा मेंशन पहुंच गई। कुछ रसूमात के बाद कोमल को कमरे में पहुंचा दिया गया और वो बाहर अपने दोस्तों वगैरह को रुखसत करने चला गया। कुछ देर के बाद जब वो रूम में दाखिल हुआ तो उसे कमरे में काफ़ी खुनकी महसूस हुई। फिर उसकी नज़र कोमल पर पड़ी जो आड़ी तिच्छी बेड पर लेटी थी। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। कोमल, शहीर ने उसे सीधा करके बाहों में लेकर उसे पुकारा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो शहीर ने उसका रुखसार थपथपाया, मगर उसने फिर से रिस्पॉन्स नहीं किया। तो वो उसे सीधा लिटाकर तेज़ी से लिविंग रूम की तरफ आया जहाँ सब बैठे थे। चाचू, वो कोमल को न जाने क्या हो गया है, वो मुतवहिश अंदाज में बोला। इबाद तेज़ी से उठकर खड़ा हुआ। क्या हुआ है? इबाद ने घबरा कर पूछा। बेहोश है शायद। शहीर की बात पर सब लोग शहीर के रूम की तरफ चले आए। फिर सबने बारी बारी उसे आवाज़ दी। इसे तो बुखार है, हुमा ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। शहीर, डॉक्टर साहब को फ़ोन करो जल्दी, इबाद ने कहा। शहीर ने सर हिलाकर डॉक्टर को फ़ोन मिलाया। कुछ देर में ही डॉक्टर पहुंच गया। बुखार बहुत तेज़ है और बीपी बहुत लो हुआ है और शदीद स्ट्रेस की वजह से बेहोश हैं ये, डॉक्टर ने कहा। शहीर लब भींच कर रह गया। फिर पानी की पट्टियां करने से उसको होश आया तो शहीर ने उसे ज़बरदस्ती मेडिसिन खिलाकर सुलाया। कोमल की आंख शदीद प्यास से खुली तो उसने देखा कि शहीर बेड के साथ रखी चेयर पर बैठकर सर बेड पर रखकर सो रहा था। फिर बमुश्किल वो खुद को संभालते हुए उठी और कांपते हाथों से उसने जग की तरफ हाथ बढ़ाया तो बेड पर पड़े अलार्म क्लॉक पर हाथ लगा और वो ज़मीन बोस हो गया। खटके की आवाज़ से शहीर तेज़ी से उठा तो कोमल को होश में देखकर तेज़ी से उसकी तरफ लपका। तुम ठीक हो? शहीर ने एक हाथ उसके कमर में और दूसरा हाथ उसके सर के नीचे रखते हुए उसे सीधा करते हुए पूछा। इसके कुर्बत से कोमल का रंग भक हो गया।
उसने उसका कॉलर मुट्ठी में भींचकर जोर से आंखें मींच लीं। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं कर रहा मैं, शहीर ने कहा, और फिर उसे तकिए के साथ सहारा देकर बैठा कर जग से पानी डालकर उसे पिलाने लगा। ओ गॉड, मेरी नमाज रह गई थी ईशा की। वो जल्दी से सीधी होते बोली, मगर फिर उसने कराह कर अपना सर हाथों में थाम लिया। तुम्हें थोड़ी वीकनेस भी है, इसलिए तुम्हें उठने की हिम्मत नहीं है। मैं कुछ लाता हूँ खाने के लिए, तो वो खाकर तुम नमाज पढ़ लेना, शहीर ने कहा और फिर उठकर बाहर निकल गया। कोमल ने सीधी होकर कमरे का जायजा लिया। जहाजी साइज बेड और उसके साथ पूरी दीवार में वार्डरोब बनी हुई थी और दूसरी दीवार के साथ ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम था। सामने 2 चेयर्स और टेबल था और उससे पार विंडो थी। ऐसा लग रहा था कि किसी प्रिंस का कमरा हो। हर तरफ से खूबसूरती और ज़ौक टपक रहा था। फिर वो सर झटक कर अपने हाथों को देखने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने पर देखा तो शहीर था और उसके हाथ में ट्रे थी। उसने ट्रे उसके सामने रखी तो उसमें चाय और मुख्तलिफ अनवा की चीज़ें थीं। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम क्या खाती हो और तुम्हें बुखार भी था ना, तो जो भी पड़ा था मैं ले आया हूँ, तुम इनमें से कुछ भी ले सकती हो। वो सर खुजाकर बोला तो कोमल उसे देखकर रह गई। फिर चुपचाप एक ब्रेड स्लाइस लिया और खाने लगी। मुझे नमाज पढ़नी है, वो खाकर फारिग हुई तो बोली। फिर वो आहिस्ता से उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वो वुज़ू करके आकर नमाज पढ़ने लगी तो शहीर बेड क्राउन से टेक लगाए अपनी मताए हयात को दिल में बसा रहा था, और उसे देखते देखते कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। रात को होटल में वलीमा था और पार्लर वाली ने घर आना था, तो कोमल ने घर से तैयार होकर होटल पहुंचना था। कोमल असर की नमाज पढ़ रही थी और शहीर बेड पे बैठा मोबाइल पे मसरूफ था। तभी सोबिया दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आई और उसके साथ 2 लड़कियां थीं। हाय शहीर डार्लिंग, वो दोनों बोलीं। शहीर ने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। कोमल ने सलाम फेरकर उन्हें सलाम किया। सुनो लड़की, ये पार्लर वाली हैं, तो जल्दी से तैयारी शुरू करो ताकि ये तैयार कर सके तुम्हें। और हाँ, कल की तरह वो हिजाब सर पे मत लेना, क्योंकि हम खान की बेइज्जती है उसमें, और फोटोशूट भी होगा, सोबिया ने तड़हक कर कहा। कोमल का रंग फक हो गया और शहीर के माथे पर बल पड़ गए। समन और सायशा, तुम दोनों मेरी स्वीटहार्ट को वैसे ही तैयार करना जैसा वो चाहेगी, और हाँ, हिजाब सबसे पहले देना, शहीर ने उन लड़कियों से कहा। फिर वो कोमल की तरफ मुतवज्जा हुआ। स्वीटहार्ट, आज होटल में बहुत रश होगा, तो जो हिजाब लिया है उसको ऐसे सेट करना कि तुम निकाब लगा सको, और ड्रेस के साथ एक बड़ी सी चादर भी है, उसको भी ओढ़ना। शहीर ने उसके रुखसार को छूते हुए कहा। लेकिन शहीर, हमारी इज्जत का सवाल है, लोग क्या कहेंगे? सोबिया ने तल्ख लहजे से पूछा। लोगों की बातों से नहीं, नज़रों से फर्क पड़ता है। मैं चाहता हूं कि कोई गैर महरम मेरी बीवी को ना देखे, शहीर ने सपाट लहजे से कहा और बाहर निकल गया। कोमल हैरान सी उस इंसान को सोच रही थी कि जिसके कैरेक्टरलेस होने के चर्चे मीडिया पे रहते थे, मगर वो कल रात से उसे हैरान कर रहा था, उससे इतनी इज्जत और एहतराम से बात कर रहा था। नहीं नहीं, ये अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता, सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है मुझसे। और रात जो मेरी इतनी केयर की ताकि मैं ठीक होकर उसका हक उसे दे सकूं। बदगुमानी की लहर कोमल के अंदर उठी। फिर उसको तैयार करने के बाद समन और सायशा ने उसका हिजाब सेट किया और उसके ऊपर दुपट्टा सेट किया। कोमल ने तैयार होने के बाद अपना जायजा लिया तो वो खुद को भी नहीं पहचान पाई थी। टी पिंक कलर की मैक्सी में हिजाब ओढ़े वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसी वक्त इबाद के रूम से नहाकर शहीर अंदर आया तो उसे देखता रह गया। फिर बेख्तियारी में वो चलता हुआ कोमल के पीछे आया और इसी असना में कोमल मुड़ी और पीछे शर्टलेस खड़े शहीर से जोर से टकराई। उससे पहले वो जमीन बोस होती कि शहीर ने उससे बाहों में भर लिया। कोमल ने घबराकर आंखें बंद कर ली थीं। फिर उसने हौले से आंखें खोलीं तो शहीर को शर्टलेस देखकर वो हड़बड़ाकर उसके हिसार से निकलकर जल्दी से रुख फेर गई। बहुत खूबसूरत लग रही हो, शहीर ने पीछे से उसके गिर्द बाजू लपेटते हुए कहा। प्लीज़, वो उसके हिसार में तड़पी। शहीर ने अपने लब उसके रुखसार पे रखे तो कोमल ने जोर से आंखें मींच लीं। शहीर ने हौले से उसे छोड़ दिया तो वो जल्दी से बेड पे बैठ गई कि मबादा फिर शहीर उसे बाहों में ना ले लें। उसकी इस हरकत पे शहीर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फिर शहीर कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चला गया। फिर वो कपड़े चेंज करके बाल बनाने लगा। ब्लैक 3 पीस में वो बहुत डैशिंग लग रहा था।
चलें स्वीटहार्ट, शहीर ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। कोमल ने झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। वलीमे में हर कोई उन्हें देखकर चहमगोइयां कर रहा था, कोई तंज कर रहा था तो कोई किसी न किसी बात पर मजाक उड़ा रहा था, मगर शहीर को किसी की बात से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपनी जिंदगी को देख रहा था जो कि स्टेज पे बाहिजाब बैठी थी। कुछ देर के बाद प्रोफेसर साहब उनके पास आए। दरअसल हमारे यहाँ रस्म है कि वलीमे से लड़का और लड़की साथ जाते हैं और फिर बाद में वापस आ जाते हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम लोग ले जाएं। प्रोफेसर साहब ने कहा तो सोबिया ने फौरन इनकार कर दिया, मगर शहीर जाने के लिए तैयार था और अबाद भी उनके साथ जाने वाला था। कुछ देर में वो लोग प्रोफेसर साहब के घर आ गए। अबाद तो बस मोमना की तरफ ही देखे जा रहा था, जिसका हिजाब में मुक़य्यद चेहरा बहुत पुरनूर लग रहा था, मगर उसके साथ साथ उसके माथे पर अनगिनत बल थे। फिर वो उठकर किचन में गई तो अबाद भी पानी का कहकर उसके पीछे चलाया। मिस मोमना, पानी मिल सकता है? उसने पीछे जाकर कहा तो वो एक झटके से मुड़ी। आप जाइए, मैं पानी ले आऊंगी, वो चबा चबा कर बोली। क्या बात है, हर वक्त अंगारे क्यों चबाती हो? अबाद ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए कहा। आपको इससे क्या मतलब, और आप अपनी हद में रहिए, जहर लगते हैं आप मुझे, वो तड़क कर बोली। तो खाकर मर जाइए ना हम पे, अबाद ने अपना निचला लब दांतों तले दबाते हुए कहा तो उसका सफ़ेद चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया था। अच्छी लगने लगी है आप मुझे एक दिन में ही, शादी करेंगी मुझसे? अबाद ने कहा तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। आप शादी करेंगे मुझसे? पता है मिस्टर खान, मेरे अंदर एक ऐसा ऐब है कि मेरे कई बार रिश्ते रिजेक्ट हो चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, वो तल्ख लहजे में बोली और अपना हिजाब खोलने लगी। हिजाब खोलते ही उसकी नज़र जैसे ही गर्दन पर पड़ी तो वो चौंक गया। ये क्या है? वो लब भेंच कर बोला। ये आपके भाई और आप जैसे आशिक का दिया हुआ तोहफा है। वो मुझसे मोहब्बत करता था, मगर मैं नहीं करती थी। मैंने इनकार किया तो उसने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। इत्तेफाक की बात है कि मेरा चेहरा बच गया, मगर मेरी गर्दन से नीचे तक का हिस्सा झुलस गया, जिसकी तपिश आज भी मेरे अंदर तक महसूस होती है। मैं अपनी बहन से 2 साल बड़ी हूँ, मगर मेरा रिश्ता आता है और रिजेक्ट हो जाता है। आप करेंगे शादी ये सब देखने के बावजूद? वो तल्ख लहजे में बोलती चली गई। एबाद खाली खाली निगाहों से उसे देखता रहा और फिर बगैर कुछ बोले एक झटके से वहां से निकलता चला गया। मोमने तल्ख मुस्कुराहट से अपना हिजाब दुरुस्त करती चाय बनाने लगी। वो चाय बनाकर बाहर आई तो सब लोग बाहर बैठे गपशप कर रहे थे। अगले दिन दोपहर में वो लोग निकलने लगे तो प्रोफेसर साहब उनके पास आए। थैंक यू बेटा, आपने हमारा मान रखा और यहाँ पर आए। हालांकि आपके यहाँ ये रस्म नहीं है, मगर इसके बावजूद ये निभाई, प्रोफेसर साहब ने आजी भरे अंदाज में कहा। बाबा, आपने ये बात सोची भी कैसे? और मैं यहाँ पर आया इसलिए नहीं कि कोई रस्म निभानी थी, अपने बाबा और मामा के घर आया था। जैसे वो मेरा घर है, ये भी तो मेरा घर है ना, और यहाँ पर आता ही रहूँगा। आप बस हुक्म कीजिएगा। वो उनके कदमों में बैठते हुए बोला तो कोमल उसे देखकर रह गई। घर पहुँचने के बाद शहीर बाहर सबके पास बैठ गया और वो अपने कमरे में आ गई। कुछ देर के बाद शहीर कमरे में आया तो कोमल सोफे पे बैठी अपने हाथों को देख रही थी और हमेशा की तरह उसने दुपट्टा नमाज स्टाइल में लिया था। शहीर चलता हुआ उसके पास आकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर देखने लगा। क्या देख रही हो हाथों की लकीरों में? शहीर ने मुस्कुराकर पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। ज़रा ज़बान दिखाना। शहीर की बात पे वो हैरानगी से उसे देखने लगी। वो एक्चुअली चेक करना था कि मुंह में ज़बान है कि नहीं, क्योंकि शादी से पहले तो टर टर चलती थी। शहीर ने उसकी हैरानगी का जवाब दिया। आप शौहर हैं मेरे, तो आपके आगे पहले की तरह कैसे बोल सकती हूँ? आपके हर हुकूक अदा करने की कोशिश करूँगी, वो सर झुकाकर बोली। शहीर के चेहरे पे संजीदगी छा गई। और मोहब्बत? शहीर ने पूछा। मोहब्बत में ज़बरदस्ती थोड़ी होती है कि खुद को मोहब्बत करने पे मजबूर करें, ये तो खुद ब खुद होती है, वो सर झुकाए बोली। उसकी बात पे शहीर के चेहरे पे मुस्कुराहट तैरने लगी। वैसे स्वीटहार्ट, ये मोहब्बत होगी कब? नहीं जानती, क्योंकि हो सकता मुझे आपसे मोहब्बत ना हो सारी ज़िंदगी, वो बोली। शहीर ने लब भींच लिए। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करना चाहती? शहीर ने पूछा तो कोमल ने बगैर जवाब दिए रुख फेर लिया। उफ! शहीर ने जोर से आंखें मींची।
तो फिर हमारा रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा स्वीट हार्ट? शहीर ने उसका चेहरा ठोड़ी से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए पूछा। मैंने आपको कब रोका आपका हक लेने से? वो नजरें झुकाए बोली। शहीर एक झटके से खड़ा होकर कमरे में टहल टहल कर अपना गुस्सा ठंडा करने लगा। कोमल भी खड़ी होकर उंगलियां मरोड़ने लगी। तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोचती हो? अगर मुझे जिस्म की चाह होती तो मैं वो किसी भी लड़की के साथ पूरी कर सकता था, मगर तुमसे मोहब्बत की मैंने तुम्हारे इस ढांपे हुए बदन से, तुम्हारी पाकीज़गी से, और तुमसे सिर्फ जिस्मानी नहीं दिल का रिश्ता बनाने के लिए तुमसे निकाह किया है। और तुम मुझसे ऐसी बात करके मेरे किरदार के साथ साथ मेरी मोहब्बत की भी धज्जियां उड़ा रही हो। और एक बात तुम गिरा बांध लो कि तुम्हें अपने सीने से तब लगाऊंगा जब तुम्हारा दिल मेरे दिल के साथ जुड़ेगा, और तब तक मैं तुमसे ये हक नहीं लूंगा, मगर तुम्हें तुम्हारा हर हक दूंगा सवाए जिस्मानी हक से। शहीर उसे कंधों से थामकर गुस्से से बोलता चला गया। वो फक्त चेहरे के साथ उसे देख रही थी। फिर एक झटके से उसे पीछे धकेलकर वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने के बाद कोमल ने खुद को संभाला और बेड पे आकर बैठ गई। ओ गॉड, ये शख्स इतना अच्छा क्यों बन रहा है? क्या ये रूप इसका सच है, या इसके मीडिया में जो अफेयर्स और कैरेक्टरलेस होने के तस्करे सच हैं? क्योंकि अगर ये बुरा इंसान होता तो मेरी मर्जी को फौकियत नहीं देता। कोमल ने लब काटते हुए सोचा। अल्लाह जी, अगर ये शख्स अच्छा है तो मेरा दिल उसकी दिल की तरफ माइल करके मुझे भी अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली बना। वो आंखें बंद करके ज़ेरे लब दुआ करने लगी। अगले दिन वो सुबह उठी तो उसे पता चला कि बाहर मीडिया इकट्ठा हुआ है और सब शहीर खान के फैसले पर बात करने आए हैं, क्योंकि उसने शोबिस को खैरबाद करने का फैसला किया था। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वो मुतमईन से बैठी शहर के पास आकर बोली। सुकून के लिए। मैं वो सुकून चाहता हूँ जो तुम्हारे चेहरे पर मुझे नज़र आता है। मैंने हमेशा तुमसे ये चाहा कि मैं वो सुकून चाहता हूँ, मगर तुमने कहा कि किसी कारी या मौल्लिम से जाकर पूछो। वो इस वजह से क्योंकि तुम मेरी गैर महरम थी, मगर अब तुम महरम हो, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? वो अपनी हथेली उसकी तरफ फैलाते हुए बोला तो वो नम आंखों से उसे देखे गई, जो कि उसे खुद से बहुत बुलंद नज़र आ रहा था। फिर आहिस्ता से उसके हाथ पर हाथ रख दिया। वो हल्का सा दबाकर उसका हाथ छोड़कर निकल गया। वो अभी तक उसके लम्स में कैद थी। दिल उसकी क़ुर्बत के लिए बेताब हो रहा था। दिल चाह रहा था कि वो उसके सामने से कहीं ना जाए। अगले दिन वो बिज़नेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया और वो उसको बहुत मिस कर रही थी। वो शाम को शोबिया खान के बुटीक में आने के बाद उनके पास आकर बैठ गई। वैसे मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन क्या करूं? अपने बेटे की खुशी के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ, मगर तुमने तो मेरे बेटे को ही बदल दिया। शोबेज उसका जुनून हुआ करता था, उसने वही छोड़ दिया। खैर, मैं भी टिपिकल औरत नहीं हूँ कि तुमसे दुश्मनी ले बैठूंगी। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी बहुत अहम है, मगर वो मुझे खुश दिखा नहीं। उसे खुश रखो, मैं भी खुश रहूंगी। सोबिया ने कहा और फिर उठकर अपने रूम में चली गई। कुछ देर के बाद वो भी अपने कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। क्या था अगर एक फ़ोन ही कर लेते? वो उसकी साइट पर पड़ी हुई तस्वीर को देखते हुए बोली और फिर उठकर टेरेस पर आकर मोमिना से बात करने लगी। क्या बात है, कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो? मोमिना ने पूछा। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं शहीर को बहुत मिस कर रही हूँ, वो आहिस्ता से बोली तो मोमिना बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम भी ना पूरी की पूरी पागल हो। अगर मिस कर रही हो तो उन्हें बताओ कि तुम उन्हें मिस कर रही हो। कैसे बताऊं, उनका नंबर नहीं है मेरे पास और चाचू भी घर नहीं है, वो बोली। अरे तो घर में से किसी से ले लो यार, मोमिना ने कहा। मैं किससे लूं? किसी से मेरी दोस्ती नहीं है, यहाँ सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, वो अफसुर्दा लहजे में बोली। तेरा तो अल्लाह ही हाफिज है, चल अब तू बैठकर अपने शौहर को याद कर, मैं सोने चली, मोमिना ने कहते हुए कॉल काट दी। 2 दिन गुजर चुके थे, मगर शहीर से अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। वो बेइख्तियार उससे आज याद करते रो पड़ी। फिर कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और उसने सर उठाकर देखा तो शहीर था। वो तेज़ी से उठी और भागती हुई उसके सीने से लगी सिसकने लगी। अरे क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? वो बेताबी भरे लहजे में बोला तो वो नफ़ी में सर हिलाती उससे दूर होती आंसू साफ करने लगी। क्या हो गया था मेरी जान, ऐसे रोई क्यों? उसने पास होकर पूछा। वो मैं बाबा को बहुत मिस कर रही थी, वो कहना कुछ चाहती थी मगर कुछ और ही बोल गई।
ओ बस इतनी सी बात। वैसे हम लोग तुम्हारे मम्मा बाबा की तरफ ही जा रहे थे, उनसे बहुत अहम बात करनी है। बस जल्दी से तैयार हो जाओ, और अगर रहना चाहती हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मुस्कुरा कर बोला तो वो बोझल दिल से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर के बाद वो बाहर निकली तो आगा जान भी तैयार थे। फिर वो लोग वहां पहुंचे और जाते ही आगा जान ने जब मोमिना का रिश्ता इबाद के लिए मांगा तो उसने बेयकीनी से उसे देखा। हमारी बेटी के बारे में जानेंगे तो शायद आप रिश्ता नहीं करेंगे, प्रोफेसर साहब अफसुर्दा लहजे में बोले। हमें सब कुछ पता है। हमारे बेटे इबाद ने हमें बता दिया था कि मोमिना बेटी पे एसिड अटैक किया गया था। आगा जान ने कहा तो प्रोफेसर साहब की आंखों में आंसू आ गए और मोमिना शॉक्ड सी बस देखे जा रही थी, और फिर वो एक झटके से मुड़ी और वहां से निकलती चली गई। अंकल, मैं मोमिना से बात कर सकता हूँ? इबाद ने कहा तो वो सर इस बात में हिला गए। वो जल्दी से उसके पीछे किचन में आया तो वो स्लैब पे हाथ रखे सर झुकाए खड़ी थी। मोमिना, मुझे देखो, वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला तो वो अपने आंसू साफ करती उसकी तरफ पलटी। क्यों करना चाहते हैं मुझसे शादी? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो, वो इत्मीनान से बोला। क्यों? क्योंकि तुम अच्छी हो, फौरी जवाब आया। लोग मजाक बनाएंगे आपका, वो तरख लहजे में बोली। लोगों का क्या है, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ते। मैं अपने दिल की सुनता हूँ। मेरा दिल तुम पे फिदा हुआ तो अब क्या कर सकता हूँ। सो मैडम, आप अपनी बहन की चाची बनने के लिए तैयार हैं? वो लास्ट पे शरारती अंदाज में बोला तो उसके साथ साथ पीछे खड़े शहीर और कोमल भी हंस पड़े। तुझे बड़ी हंसी आ रही है? कल तक तो अपने शोहर की जुदाई में रो रही थी, मोमिना ने कहा तो वो सटपटाकर शहीर को देखने लगी जो चौंक गया था। फिर वो धीमे से मुस्कुरा दिया। कुछ देर के बाद वो बाहर आए तो मोमिना ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दी और 1 महीने के बाद मोमिना की रुखसती थी। वो सब वापस आए तो शहीर कमरे में आया तो ड्रेसिंग के सामने खड़ी कोमल को देखता इसके करीब आया। सो मेरी स्वीट हार्ट, मुझे याद कर रही थी, वो मुस्कुराकर बोला। नहीं तो वो घबराकर पलटने लगी तो शहीर उसे खींचकर अपने हिसार में ले गया। तुम्हारे अल्फाज मेरे दिल की बंजर ज़मीन को आबाद कर देंगे। मैं बहुत बेकरार हूँ कोमल, वो इसकी गर्दन पे सुलगते लब रखते हुए बेताबी से बोला तो वो सिसकारी भर गई। वो लब भैंचकर इसे खुद से दूर करता टेरिस की जानिब बढ़ गया। वो बेदर्दी से लब कुचलते हुए से देखने लगी जो ग्रिल पे हाथ रखे गहरे गहरे सांस भर रहा था। फिर वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। कल का दिन आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा। मेरी सालगिरह के दिन मैं आपको ये हक ज़रूर दूंगी। वो दिल ही दिल में बोली और बेड की जानिब बढ़ गई। शहीर ने पलटकर इसे अफसुर्दा मुस्कुराहट से देखा और अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते वो आकर इसके पास लेट गया। कोमल ने हुमा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। यस, आ जाएं। अंदर से हिमा की आवाज़ आई। कोमल अंदर दाखिल हुई तो हिमा इसे देखकर चौंकी। अरे कोमल, आओ ना, हिमा ने मुस्कुराकर कहा। वो शहीर जी ने मेरा कमरे में दाखला बंद कर दिया है और कहा कि रात तक आपके कमरे में रहूं। कोमल ने धीमे लहजे से कहा। हाँ, तो हमारे रोमांटिक से देवर जी अपनी स्वीट हार्ट का सरप्राइज प्लान कर रहे हैं तो अंदर कैसे जाने दे, हिमा ने शरारती अंदाज में कहा। मैंने कभी जिंदगी में सालगिरह नहीं मनाई तो बहुत अजीब लग रहा है ये, कोमल ने कहा। कोमल मेरी जान, मैं इस्लामिक नॉलेज ज़्यादा नहीं रखती, मगर एक चीज़ कहूँगी कि शौहर अगर मोहब्बत दे तो उसका जवाब मोहब्बत से देना चाहिए। तो तुम इस सरप्राइज़ के ऊपर सरप्राइज़ दे दो। पता है, शहीर को साड़ी बहुत पसंद है, तो तुम साड़ी पहनकर रूम में जाओ और शौहर के लिए रूम में रहकर तो ये कर सकती हो ना, हुमा ने कहा। मगर भाभी, मुझे साड़ी कहाँ बांधनी आती है, वो सर झुकाकर बोली। हुमा जल्दी से उठकर अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ी। ये देखो, ये मुझे शहीर ने गिफ्ट की थी, मैंने अभी तक पहनी नहीं, तो ये तुम पहनो और मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर हुमा ने उसे तैयार किया और वो लंबी शाल लेकर कमरे से बाहर आकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो शहीर ने दरवाज़ा खोला और हैरानगी से उसे देखा। तुम्हें सर्दी लग रही है क्या? कोमल ने नफ़ी में सर हिलाया और अंदर आई तो उस पर गुलाब की पत्तियां गिरने लगीं। कोमल पूरे कमरे को देखकर हैरान रह गई। पूरे कमरे में रेड रोजेस से सजावट की गई थी। कोमल की आंखें नम होने लगीं। रो क्यों रही हो? चलो आओ, केक काटते हैं, शहीर ने उसकी आंखों से निकले आंसू अपनी उंगलियों के पूरे से साफ करते हुए कहा, और फिर जल्दी से टेबल पे रखे बुके ठीक करने के लिए आगे बढ़ा। कोमल ने अपनी शॉल और दुपट्टा उतारकर साइड पे रखा। यार आ जाओ, तुम अभी तक, शहीर बोलते हुए मुड़ा था, मगर कोमल को देखकर वो अल्फाज ही भूल गया। वो साकित खड़ा एकटक उसे देखे जा रहा था। कोमल हौले से चलती हुई आकर उसके सीने से लगी तो वो होश में आया। बच्चे की जान लोगी क्या स्वीट हार्ट, शहीर ने उसकी कान में सरगोशी की।
कोमल के चेहरे पे शर्मगीन मुस्कुराहट आ गई। फिर उन दोनों ने केक काटा। फिर शहीर उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ आ गया। वो उसे बेड पे बिठाकर उसके पहलू में बैठता, उस पे अपना हक जताता चला गया। बेकरार दिल को जैसे करार आ गया था। अगली सुबह दोनों ने इकट्ठे नमाज पढ़ी और फिर वो उसके बराबर बैठते अपने एक हाथ को दूसरे से मिलाए दुआ मांगने लगी। शहीर सर घुमाकर अपनी जिंदगी को देखने लगा, जिसकी वजह से वो आज इश्क़े मजाजी से इश्क़े हकीकी की मंजिल पाने के लिए कदम बढ़ा चुका था। आइंदा आने वाले दिनों में आगा मैंशन में खुशियां ही खुशियां थीं। मोमिना और इबाद की शादी हो चुकी थी और वो सब फैमिली समेत उम्रा करने के लिए जा रहे थे।